हेलो स्टूडेंट, मैं श्याम नारायण यादव सागर क्लासेज SNG से आप फॉलो करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को हिंदी की क्लास में हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में ही आप सबसे पहले जानते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वर्णमाला से, यानी वर्णमाला चैप्टर आज पढ़ाएंगे। वर्णमाला से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आप लोग खुद जानते हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे UPP हो, UPSI हो, चाहे अदर कोई वनडे एग्जाम हो, जो वर्णमाला से ऐसा नहीं होता कि 8 से 10 सवाल ना मिलें। आपको बताना चाहेंगे वर्णमाला में आपको बताना चाहेंगे, सभी जानते हैं कि जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर उन्हें कहा जाता है जो हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं। स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में किसी की ज़रूरत नहीं होती है, स्वयं में निकलते हैं, उनको स्वर भी कहा जाता है। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, बगैर स्वर की सहायता के व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते हैं। तो मैं चर्चा करूंगा, पहले उस ध्वनि की चर्चा करूंगा जो ध्वनि हम लोग बनाते हैं, ध्वनियाँ आती, ठीक है। तो मैं चर्चा करूंगा वर्णमाला में सबसे बड़ी, आपको बताएं सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वर्णमाला की, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि की आपको चर्चा करेंगे। ध्वनि भी आपको बताना चाहेंगे 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं हम लोग। ध्वनि को भी देखते हैं। जैसे हम लोग मौखिक जानते हैं, क्या जानते हैं? मौखिक रूप से जो व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि के माध्यम से ही हम लोग व्यक्त करते हैं। किसको? किसी भी, चाहे वर्ण में आपको वर्णमाला में कोई भी अक्षर हो, वो ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। दूसरा होता है लिखित। अब हम लिखित तौर पर जब व्यक्त करते हैं किसी भी शब्द को या किसी भी अक्षर को, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसको लिखित भाषा में कहते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनि कहे और लिखित भाषा में हम क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे एक और भी आती है बातें, हम लोग संकेत में बात कर जाते हैं। उसमें न लिखित ज़रूरत है न मौखिक की ज़रूरत है, सीधे हम संकेतों में बात कर जाते हैं। तो वहाँ से भी कुछ बातें आती हैं, तो एक सांकेतिक रूप में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला की सबसे छोटी जो इकाई होती है यानी स्वर, उसमें हो जो व्यंजन है। स्वर में आपको बताना चाहेंगे ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है। उसको फिर वर्ण की बात आती है। वर्ण के बाद आप लोग जानते हैं कि शब्द की बात चलती है। किसकी बात चलती है? शब्द भी आप जानते हैं। शब्द ये होता है वर्णों के मेल को, आप लोग जानते हैं वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या? राम। तो राम में राम ऐसा नहीं है कि अकेले लिख दिया गया। आप लोग देख रहे हैं इसमें कितने वर्ण मिले हैं। पहले हम चलते हैं रा लिखें, तो रा हमेशा स्वर की सहायता से, क्योंकि रा व्यंजन है और व्यंजन में आपको मैंने बताया था कि बगैर स्वर के व्यंजन नहीं बोला जा सकता। क्यों? देखिएगा, ये आधा रा यानी हलंत जिस पे लग जाता है, जिस वर्ण में हलंत लगा हुआ होता है, जिस व्यंजन में यानी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हुआ होता है, वो व्यंजन होता है। और आपको बताना चाहेंगे जैसे ही इसके साथ आ जोड़ देंगे तब ये रा पढ़ा जाएगा। और फिर क्या जुड़ेगा? उसके बाद देख रहे हैं रा तो अब हुआ, उसके बाद फिर आ है। क्यों? क्योंकि रा पे आ की मात्रा का जिक्र किया जा रहा है। किसका जिक्र किया जा रहा है? रा पे आ की मात्रा। और आपको बताना चाहेंगे तो इसको हम डायरेक्ट ही कहते हैं रा पे आ, यानी कि 2 आ इसमें छिपा है कि नहीं छिपा है? एक आ तो ऑलरेडी रा के साथ, एक बड़ा आ के साथ, यानी कि उसको हम बड़ा आ के साथ प्रमोट कर दें तो डायरेक्ट इसको रा पे आ की मात्रा पढ़ने लगते हैं। और उसके बाद आपको बताना चाहेंगे और माँ लिखते हैं, तो माँ में भी देखिएगा रा आधा रा, फिर आ धन आ,
और धन फिर माँ में आधा हलंत। देखिए मैंने कहा था कि जब भी वर्ण लिखा जाएगा बगैर स्वर की सहायता के वर्ण लिखे ही नहीं, यानी जो व्यंजन है आपका वो बगैर स्वर के नहीं लिखा जा सकता है। तो माँ लिखा गया, ये हलंत लग गया, तो ये जान लीजिए अब पूर्णतया ये व्यंजन है। क्या है? पूर्णतया व्यंजन है। और इसमें जैसे आ जुड़ गया, अब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स हो गया और लिखा क्या गया? राम। इतने वर्णों को मिलाकर अब लिखा गया राम। तो हमने कहा कि ये शब्द हो गया। क्या हो गया? राम एक शब्द है। राम क्या है? शब्द है। अब आपको बता दें राम हो गया। अब एक चीज आप सुने होंगे, शब्द सुने होंगे, फिर पद भी सुने होंगे। पूछा जाता है पद किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। सभी जानते हैं पद यानी कि वही शब्द नहीं। आप लोग जानते होंगे कुछ जगह जैसे लिखा है राम फल खाता है, तो आपको जैसे ये फल वाला शब्द अंडरलाइन कर दिया गया, तब इसे कहेंगे पद। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। है तो शब्द ही ना, लेकिन जब अंडरलाइन कर दिया जाता है तब उसे कहा जाता है, आपको पद कहा जाता है उसको। तो शब्द की ही तरह है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब किसी चीज को रेखांकित कर दिया जाता है या अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहने लेते हैं? पद कहने लगते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। शब्द के बाद आता है शब्द के बाद आप लोग भी जानते हैं शब्द जुड़कर क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। आप लोग भी जानते हैं शब्द जुड़ता है वाक्य बनता है, और वाक्य जुड़कर पूरा पैराग्राफ बन जाता है, और पैराग्राफ के बाद जुड़कर क्या बन जाता है? पूरा पाठ बन जाता है। तो ये सिस्टम है। और आपको पूछा जाता, कई बार पूछा गया है आपको कि जो वर्णमाला है उसमें स्वर जो है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई कहीं ध्वन पे मिलेगी और कहीं वर्ण मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ण मिलता है ऑप्शन में तो वर्ण लगाइएगा, ध्वन मिलती है तो ध्वन लगाइएगा। ठीक है? और ज़्यादातर करके ध्वनि ही दी जाती है। क्लियर है? तो ध्वनि को है आप टारगेट करिएगा। चलते हैं, अब आते हैं स्वर के तरफ। चलेंगे। आप लोग भी स्वर की परिभाषा जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी की सहायता के बोला जाता है उन्हें ही स्वर कहा जाता है। आप लोग भी जानते हैं। और उसमें भी अब स्वर आप लोगों को हिंदी में बताते चलें। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब कौन कौन है तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं, पहले चलते हैं स्वरों की संख्या में। आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। अब देखिएगा, बस यहीं तक चर्चा करेंगे क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, यानी कि स्वरों की संख्या हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब बात करेंगे कि अंक और आह कहाँ चला गया। अंक और आह की बात करते हैं तो अंक और आह की बात करें तो इनको आप लोग जानते हैं, इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह न। क्यों कहा जाता है अयोग्यवाह? बात यह भी है कि अयोग्यवाह इन्हें कहते क्यों हैं। आप लोग वर्णमाला में स्वर पढ़े होंगे तो पढ़ते तो 13 हैं, लेकिन हम बता रहे हैं 11 हैं। भाई 11 ही हैं। और अयोग्यवाह इन्हें क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ना इन्हें स्वर में पढ़ा जाता है और ना इन्हें व्यंजन में पढ़ा जाता है।
ठीक है। तो इसलिए इनको अयोग्यवाह, अयोग्यवाह मतलब जहाँ पे किनकी कल्पना ना हो, यानी कि जिनकी जरूरत अयोग्य, जिनको अयोग्य ठहरा दिया जाए, बेकार ना, तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो आप ये 11 आप स्वर पढ़ेंगे। कितने स्वर हैं? 11। अब आप लोग भी जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब चलते हैं इसमें स्वर में ही, आज ज़्यादा चर्चा हम स्वर पर ही करेंगे, क्योंकि स्वर में तमाम ऐसी बातें हैं जो कुछ ऐसे शब्द हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, और दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ संधि स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, इन सब के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो आते हैं, तो सबसे पहला आप लोग जान ही गए। अब चलते हैं सबसे पहले कि आपको बताना चाहेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व, ह्रस्व की बात करें, ह्रस्व मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। तो ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर में आप जानते हैं ह्रस्व माने छोटा, तो जहाँ छोटा है वहीं पे बात करेंगे। ठीक है। ये तो लाते हैं ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और री। ये आपको बताना चाहेंगे, ये 4 जो ह्रस्व स्वर हैं आपके। फिर आते हैं मूल स्वर। मूल मतलब है कि जिससे उत्पन्न हुए हों, यानी कि जिससे उत्पन्न हुए हों। तो आप लोग भी जानते हैं छोटा आ धन छोटा आ, यानी कि आ धन आ बराबर बड़ा आ बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी छोटा आ को जो ह्रस्व स्वर होता है, सीधे सीधी बात, जो ह्रस्व स्वर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते भी हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी उसी को कहते हैं जो ह्रस्व स्वर होता है। तो अब बताने की जरूरत नहीं, यही 4। क्यों? आप लोग भी जानते हैं ई धन ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी। ऊ धन ऊ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो यानी कि री धन री क्या कर देंगे? री धन री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ दे तो री हो जाएगा, बड़ी री के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बातें होती हैं आपकी। तो आपको बताना चाहेंगे कि यानी कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर पूछा जाए तो इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। आगे चलते हैं दीर्घ स्वर की तरफ। क्या चलते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपको बताना चाहेंगे, शब्द से ही पता चल रहा है कि दीर्घ स्वर किसे कहा जाएगा। दीर्घ माने जो लॉन्ग समय, जैसे हम कहते हैं आ, तो बड़ा आ को कहने के लिए आ, यानी कि हम अपने जो वायु प्राण है हमारी, उसे लॉन्ग समय के लिए यानी लंबे समय के लिए निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आप देखिएगा, अभी आपको बताया कि छोटा धन छोटा जोड़ दिया तो बड़ा हो गया, तो उसी प्रकार से बड़ा आ गया, बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते रहिएगा। बड़ा आ गया दीर्घ स्वर में। और क्या आया? अब बड़ी ई आ गया, सब बड़ी। और फिर क्या आ गया? बड़ा ऊ आ गया। उसके बाद क्या आएगा? क्योंकि री तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, यहाँ छोटा पे यूज होता है, तो अब इसमें री नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? अब ये 4 अक्षर आ जाएंगे, इनको दीर्घ में जोड़ देते हैं। तो आप देखिएगा फिर ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ये आपके कितने हुए? तो 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 ये और 4 ये, तो 7 और 4 11। क्लियर है ना? यानी हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ ये मान बात हो गई। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। थोड़ा देखें, सुनने में आपको लग रहा है कि आप लोग पढ़े होंगे पहले
जो पढ़े हैं वो समझते होंगे कि संयुक्त स्वर, तो अभी आपको क्लियर करते हैं कैसे संयुक्त स्वर क्लियर होता है कि आप बगैर हिचक आप लोग कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं उनको आप बता देंगे। तो चलते हैं आपको संयुक्त स्वर की तरफ ले चलते हैं। संयुक्त स्वर की तरफ चलते हैं। संयुक्त स्वर में आपको बताना चाहेंगे, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा होना। क्या होता है? जुड़ा होना, या किसी दो के योग से बना हुआ, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बना हुआ हो तो उसे कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। अब आपको बताना चाहेंगे वो संयुक्त स्वर हैं कौन, तो आपको चर्चा करेंगे। तो आपके ये 4 संयुक्त स्वर हैं, कौन कौन? ए, आए, ओ, आओ। ये 4 क्या है भैया? ये आपको बता दें तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं। अब क्यों हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्यों हैं, तो आप लोग जानते हैं, संधि में चलते हैं तब समझ में आएगा ये क्यों होता है। ठीक है, संधि में आप लोग जानते हैं गुण संधि। गुण संधि काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया है कि गुण संधि में होता है कि आ धन ई बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। पढ़े थे? तो जो भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा, गुण संधि में यही होता, आ धन ई बराबर ए होता है। तो ये देखिएगा, आ यानी ए बनने के लिए आ का यूज किया गया और ई का यूज हुआ, तो आ और ई को जोड़ दिया गया, तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो गया? ए हो गया। तो जब दो वर्ण मिल रहे हैं, दो स्वर मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो आपको बताना चाहेंगे आ धन ई बराबर क्या हो गया? ए। तो आ धन ई बराबर ए। अब अय बनाएंगे कैसे भाई? बात फिर आ गई, अय कैसे बनेगा? मैं आपको बता दूं, जब वृद्ध के बाद गुण के बाद वृद्ध संधि में आते हैं, कहाँ आते हैं? वृद्ध संधि। तो आपको बताना चाहेंगे वृद्ध संधि में उसमें होता है कि आपको बड़ा होना, क्या करना होता है? बड़ा होना होता है। तो उसमें हमेशा आ के साथ में क्या हो जाता है? आ के साथ में, आ या छोटा आ के साथ में ए या अय आए तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो वही कंडीशन अय बनाने के लिए भी होता है, छोटा आ या बड़ा आ जाए, या ए या अय आ जाए। तो इस कंडीशन में हमेशा अय ही होता है, तो हमेशा ये होता है। तो ये आ धन ई, आ धन ए बराबर क्या हो गया? अय हो गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं, ओ की तरफ चलते हैं। ओ क्या है? ओ कैसे बनता है? तो आपको बताना चाहेंगे, ये भी गुण संधि में आप लोगों ने पढ़ा था। गुण संधि में मैं बताऊंगा, जब संधि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि गुण संधि सिंगल चुड़की, यानी कि जिस पर ए की मात्रा और ओ की मात्रा का यूज होता है वो गुण संधि होती है, और जिसमें अय की मात्रा और औ की मात्रा का प्रयोग होता है वो वृद्ध संधि होती है। तो आप यहाँ से ए और अय कन्फर्म किए, उसी के बाद आपको बताना चाहेंगे इसी में आ या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? अब ओ है तो ओ के जगह उ यूज होगा। देखिएगा उ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ हो या उ हो जाए, तो इसके बाद उ आएगा तो क्या हो जाएगा? ओ, सिंगल चुटकी वाला। और इसी के बाद आपको बताना चाहेंगे आ के बाद यूज हो का, अब इसी की जगह पे क्या यूज हो जाए? ओ यूज हो जाए। तो ओ यूज होगा तो आपका हो जाएगा औ। अब यहाँ ओ हो चाहे औ हो, ये नियम आप पढ़े होंगे, मतलब वृद्ध संधि में आप लोग पढ़ेंगे। तो वृद्ध में हमेशा ये कंडीशन होती है। अब देखिएगा यहाँ पे योग हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिएगा आ है, चाहे ह्रस्व स्वर से लाया जाए चाहे दीर्घ स्वर से लाया जाए, फिर उसके बाद ये स्वर लाया जाए, तो आपका ये हो जा रहा, वो हो जा रहा है। फिर आ के जगह पे
ओ ला दिया जाए, इसके जगह ऊ की जगह ओ ला दिया जाए तो औ हो जाता है। ये कंडीशन आपकी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जोड़ के बनाया जाता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं, एक आपको और बताएंगे, ये समझ लिए होंगे आप लोग, ये विश्वास है हमें। अब आगे आपको बताएंगे आगत स्वर। क्या बताएंगे? आगत। आगत आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगत मतलब आया हुआ। आगत मतलब आया हुआ। तो आपको बताना चाहेंगे, कहीं कहीं आपको ऐसे एक शब्द मिलता है, ऐसे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। स्वरों में आगत स्वर पूछा जाए तो आप ऐसे ही सिंबल के माध्यम से जो बड़ा आ बना होगा उसे ही हम आगत स्वर कहेंगे। क्लियर है? और भी तमाम बातें होती हैं। अब अग्रस्वर भी पूछा जाता है। अग्रस्वर, अग्र माने आगे, जो प्राणवायु है हमारे अगले भाग से निकलने की, जो प्राणवायु मतलब हमारे जो वायु प्राण है हमारी, वो अगले सिरे से जो निकलने की बात होती है उसे अग्रस्वर कहा जाता है। तो उसमें भी आपको बता दें, अग्रस्वर में अग्रस्वर उन्हें कहा जाता है जैसे ई है, ई, बड़ी ई, उसके बाद क्या है? ई बड़ी और ए। देखिएगा ए और ए, इसमें ये दोनों प्रयोग हुआ है, इसलिए अग्रस्वर ये भी आएंगे। तो ई बड़ी ई और ए और ए, ये चार आपके अग्रस्वर हैं। कितने हैं? चार। क्लियर है? अब आपको बताना चाहेंगे पश्च स्वर। अग्रस्वर की बात हो गई तो पश्च स्वर, तो आपको बताना चाहेंगे उसमें आप चर्चा कर, हाँ, अग्रस्वर फिर पश्च स्वर की बात करनी। ठीक है? पश्च स्वर की बात करें तो आ के बाद बड़ा क्या आता है? बड़ा आ। फिर अब देखिएगा तो ई, देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, पश्च तभी क्लियर हो पाएगा जब मध्य निकाल लोगे। तो मध्य निकाल लेते हैं पहले, तो अपने आप जितना बचेगा वही है। तो हम लोग ये कर दिए। अब देखिएगा मध्य स्वर सिर्फ हमारा आ होता है। छोटा आ जो होता है वो मध्य स्वर है, शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है? मध्य यानी बीच में, चाहे वो स्वर के साथ बोलना हो चाहे व्यंजन के साथ बोलना हो, हमेशा इसका उपयोग होता है। तो अब पश्च स्वर यानी पीछे वाले, अब बचा क्या है? जो ये हट जाए तो बाकी जितने बचे हैं वो आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं। तो पश्च स्वर में एक बार लिख लेते हैं, बड़ा आ, फिर ई बड़ी, तो क्या बचा? छोटा ऊ, फिर क्या बचा? बड़ा ऊ, और क्या बचा? उसके बाद ओ, औ, और आपका आगत स्वर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊ, हाँ, ऊ, ओ फिर बचा है और औ बचा है। तो ये दोनों के बाद एक शब्द आपको बताया था आगत वाला, ये भी आपके पश्च स्वर में ही आता है। क्लियर है? कहाँ आता है? पश्च स्वर में ही आता है। और आप जाने आगत स्वर हमको बताया था, आगत स्वर भी पश्च स्वर में ही गिना जाएगा। कहाँ गिना जाएगा? पश्च स्वर में ही गिना जाएगा। और ये सारी बातें होंगी। ठीक है? तो अब आपको बताना चाहेंगे, हाँ, इतनी सारी रिलेटेड बातें स्वर से हुई हैं। अभी स्वर पे बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों का मतलब ये है कि कहाँ से बोला जाता है। कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई मूर्धा से बोला जाने वाला है। तो उस पर मैं एक बार चर्चा कर लूँ। आपको बताना चाहेंगे हमेशा आ और बड़ा आ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है भैया? कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद आते हैं ई का बात। ई कहाँ से बोला जाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे इसे तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाएगा भैया? तालु से। ये आप
ई बोलते हैं तो हमेशा तालु का प्रयोग करते हैं। आगे बताना चाहेंगे ऊ बोला जाएगा तो ऊ बोलने के लिए हमेशा ओष्ठ को बनाना पड़ता है, यानी ओंठ को अपने गोल मटोल करना पड़ता है, इसलिए ऊ और बड़ा ऊ को बोला जाता है ओष्ठ से। उसके बाद आपका ये देख रहे हैं री की बात कर लें तो री की बात करें तो री हमेशा मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है। क्लियर है? मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है। और आपको बताना चाहेंगे बाकी ये संयुक्त हैं, अभी आपको बताया गया। अब जोड़ के बोले जाएंगे। आ के साथ में ई बोलेंगे, आ के साथ में ई बोलेंगे तो कंठ और तालु के साथ में ए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंठ और तालु के साथ ए और ऐ बोला जाएगा। क्लियर है? ए और ऐ किसके साथ बोला जाएगा? कंठ और तालु के साथ। जहां पे ई यूज हुआ है यानी ए बना है तो ई के योग से बना है और भी आ और ई मिलके बना है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कंठ और तालु के योग से है। आगे बचा है ये, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आ के साथ में क्या जोड़ा गया? आ के साथ में आपको बताना चाहेंगे इसमें ओ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? ओष्ठ। आप जानिएगा कंठ के साथ ओष्ठ को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंठोष्ठ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंठोष्ठ कहा जाएगा। इसलिए इसको कंठ और ओष्ठ से दोनों मिला के बोला जाता है। क्लियर है? तो ये आपके कहाँ से कौन से स्वर बोले जाते हैं ये सारी बातें हो गई। आपके आज स्वर पर मैंने चर्चा किया है, व्यंजन पर अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और जो भी गलतियां हैं इसमें उस पर या जो भी बातें नहीं समझ में आ रही हैं उसे पुनः आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं उसको दोबारा यहाँ से रिपीट किया जाएगा। धन्यवाद।